हेलो फ्रेंड्स, एनटीटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे टॉपिक जो लास्ट हमने पढ़ा था। शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें हमने लास्ट में टॉपिक किया था। उसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है कल्पना, यानी कि इमेजिन करना। कल्पना क्या होती है कि हम किसी भी चीज के बारे में विचार करते हैं, मन में उसके बारे में सोचते हैं, वो क्या होती है? कल्पना होती है। जैसे इन्होंने एक उदाहरण देकर बताया कि कोई भी व्यक्ति है, एक सुंदर से मकान को देखता है, तो उसकी जो प्रतिमा है या फिर उसका चित्र है वो उसके दिमाग में चिन्हित हो जाता है, यानी उसी प्रकार वह मकान उसके दिमाग में चिन्हित हो जाता है या उसके मन में एक छाप छोड़ देता है। फिर वह कुछ समय के बाद उस मकान के बारे में फिर से सोचता है, तो हूबहू वैसा ही मकान क्या जाता है, उसके आंखों के सामने आ जाता है, यानी उसके मन में जो छाप थी वो उसके सामने आ जाती है। उसके बाद वह और कल्पना करता है थोड़ी देर बाद, और इससे कहीं ज्यादा सुंदर मकान बनाता है, जैसा कि मकान कहीं पे ना तो है और न ही होगा। यानी कि कल्पना के अंदर वो इतना सुंदर मकान बना लेता है। यानी कल्पना हम कहीं तक भी कर सकते हैं। मनुष्य की जो कल्पना है वो बहुत विस्तृत होती है। कोई भी चीज को हम देखते हैं, उसके बारे में कल्पना करते हैं, फिर हमारे मन में उसका चित्र बन जाता है। उसी चित्र को इन्होंने प्रतिमा का प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं। फिर इन्होंने बताया कि दूसरे शब्दों में कल्पना एक चेतन और आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया, यानी कि एक चेतन और आश्चर्यजनक यानी कि चौंका देने वाली मानसिक प्रक्रिया है। यानी कि कल्पना, हम कहीं भी किसी भी चीज की कल्पना करते हैं तो वो आश्चर्यजनक भी हो सकती है, चेतन भी हो सकती है, और उसे हम क्या कहते हैं? हमारी मानसिक क्रिया कहते हैं। फिर जो अप्रत्यक्ष बातें होती हैं, अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि जिसे हम देख नहीं सकते, उन बातों के बारे में भी हम दिमाग में और मन में विचार करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? हम कल्पना कहते हैं। अब कल्पना, इसकी परिभाषा कई वैज्ञानिकों ने दी। इस हमारी बुक में दिया है डेमविल और मैकडूगल। डेमविल और मैकडूगल, विलियम मैकडूगल, इन्होंने क्या बताया कल्पना के बारे में? डेविल ने कहा कि ये कोई भी चीज होती है उसके लिए हमारे मन में क्या बना देती है? प्रतिमा बना देती है। यानी कि कोई भी चीज होती है उसका क्या बना देती है? चित्र बना देती है हमारे मन में। ठीक है। इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान जो हमारा विषय है, उसमें जो कल्पना शब्द है, उसका प्रयोग प्रतिमा बनने के लिए किया जाता है, या फिर सब प्रकार की प्रतिमाओं का जो निर्माण होता है, यानी प्रतिमा का निर्माण जो होता है, उस विचार को व्यक्त करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कल्पना शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सभी वस्तुओं का चित्र बनाने या उनकी प्रतिमाओं का निर्माण करने के लिए मनोविज्ञान में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कल्पना शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर मैकडूगल ने बताया कि हम कल्पना या कल्पना करने की कल्पना या कल्पना करने की
परिभाषा अप्रत्यक्ष बातों के विचारों से, यानी कि अप्रत्यक्ष जो चीजें हम नहीं देख सकते उन बातों के विचारों से कर सकते हैं। यानी कि जो चीज हमारे सामने नहीं है लेकिन हम दिमाग में उसके बारे में सोच रहे हैं या फिर हमारे मन में उसके बारे में हम सोच रहे हैं, वो क्या होती हैं? अप्रत्यक्ष बातें होती हैं जो सामने न होकर भी हमारे दिमाग या मन में चल रही होती है। उन बातों के विचारों को व्यक्त करने के लिए हम कल्पना शब्द को काम में ले सकते हैं। ये किसने बताया? विलियम मैकडूगल ने बताया कल्पना शब्द की परिभाषा। अब देखो आगे है बुद्धि लब्धि। अब जो मानसिक आयु होती है इसके अभाव में बुद्धि लब्धि को नहीं मापा जाता। यानी कि किसी के अंदर मानसिक आयु का अभाव है तो उस व्यक्ति में हम बुद्धि लब्धि को नहीं माप सकते। मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि में एक ही अंतर होता है। मानसिक आयु जो होती है वो व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता बताती है। और जो ग्रेट्स थे उन्होंने क्या बताया मानसिक आयु के बारे में कि मानसिक आयु हमें किसी व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा के समय उसके बुद्धि परीक्षा के द्वारा ज्ञात की जाने वाली सामान्य मानसिक योग्यता को बताती है। यानी कोई भी व्यक्ति है उसकी जो बुद्धि परीक्षा से ज्ञात की जाने वाली मानसिक योग्यता होती है उसके बारे में हमें बताती है। अब बात करेंगे बुद्धि लब्धि की। तो बुद्धि लब्धि जो होती है वो व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति को बताती है। यानी कि सामान्य जो योग्यता होती है उसके जो विकास की गति होती है उसके बारे में बुद्धि लब्धि बताती है। अब जो मानसिक योग्यता होती है ना वो तो क्या करती है कि सामान्य योग्यता के बारे में हमें बताती है। और जो बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य योग्यता के विकास की गति को बताती है। यानी कि कितनी गति से विकास हो रहा है ये कौन बताएगा? बुद्धि लब्धि बताएगी। अब इसके बारे में कॉल एवं ब्रूस ने कहा बुद्धि लब्धि के बारे में। कॉल एवं ब्रूस इन्होंने क्या बताया? बुद्धि लब्धि है बताती है कि बालक मानसिक योग्यता में किस गति से विकास कर रहा है। यानी यही बात है कि सामान्य योग्यता के विकास की गति क्या होती है ये कौन बताता है? बुद्धि लब्धि बताती है। और ये कथन किसका है? कॉल एवं ब्रूस का। ठीक है। अब बुद्धि लब्धि निकालने का इन्होंने एक सूत्र भी बताया है कि जो बुद्धि लब्धि होती है उसको कैसे निकाला जाता है। इसका इन्होंने सूत्र बताया मानसिक आयु गुणा में 100 और बटे में जीवन की आयु या वास्तविक आयु। वास्तविक आयु। अब जैसे एग्जांपल दिया मान लो हम बुद्धि लब्धि को x मान लेते हैं। किसी की मानसिक आयु है 10 इंटू में 100 बट्टे में उसकी जीवन या वास्तविक आयु कितनी है? 8। ये कट जाएगा 500/4। अब इसको काटोगे 1 2 5। ऐसे क्या करेंगे हम? बुद्धि लब्धि निकालेंगे। यानी किसी की भी मानसिक आयु देकर और जीवन या वास्तविक आयु पूछता है उसकी बुद्धि लब्धि पूछता है आपसे मानसिक आयु दे देगा जीवन या वास्तविक आयु दे देगा इंटू में क्या लगाना है? 100। ठीक है। फिर मानसिक आयु का जो विचार था ना मानसिक आयु का विचार किसने दिया था?
बिने ने दिया। उसके बाद टर्मन, टर्मन ने बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र बताया। ये चीज याद रखना कि मानसिक आयु का जो विचार था वो किसने दिया, बिने ने दिया। और उसके बाद टर्मन ने इनके विचार को स्वीकार करके बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र बताया। ठीक है, फिर आगे है कल्पना का वर्गीकरण या कल्पना के प्रकार। तो कल्पना का जो वर्गीकरण है वो भी 2-3 वैज्ञानिकों ने किया। सबसे पहले किन्होंने किया, विलियम मैकडूगल ने। कल्पना का वर्गीकरण, वर्गीकरण कह लो या फिर प्रकार कह लो, एक ही बात है। सबसे पहले किया था मैकडूगल ने। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि मैकडूगल का वर्गीकरण। मैकडूगल ने वर्गीकरण किया, उसमें इन्होंने क्या क्या पॉइंट डाले देखो। पहला पॉइंट इन्होंने पुनरुत्पादक, दूसरा रचनात्मक कल्पना, फिर है उत्पादक कल्पना, और लास्ट है सृजनात्मक। अब इनमें क्या क्या बताया इन्होंने, ये देखो। पुनरुत्पादक जो है वो हमारे जो पूर्व अनुभव प्रतिमाएं होती हैं, पूर्व अनुभव प्रतिमा, यानी जिस चीज को हमने पहले देखा है वो हमारा क्या है, पुनर्अनुभव प्रतिमा, यानी उसकी प्रतिमा हमारे मन में बनी है और उस चीज का हमें क्या है, पहले से अनुभव है। तो पुनरुत्पादक कल्पना में क्या होगा कि जो हमारे पूर्व अनुभव प्रतिमा है वो हमारे सामने आएगी। फिर है रचनात्मक कल्पना। फिर है रचनात्मक कल्पना में क्या होता है कि कोई भी भौतिक वस्तु होती है उसकी हम कल्पना करते हैं। अब भौतिक कैसे होती है, जैसे कोई नहर है, बांध है, कोई भी नदी है, वो क्या है, भौतिक वस्तु। तो उसका अध्ययन हम किस में करेंगे, रचनात्मक कल्पना में करेंगे। ठीक है, मकान, मकान भी एक क्या है, भौतिक इकाई है, बांध भी भौतिक इकाई है, नहर भी, ये सारी चीजें हम रचनात्मक कल्पना के विषय में अध्ययन करते हैं। या फिर उत्पादक कल्पना क्या होती है, उत्पादक कल्पना में क्या होता है कि जो हमारा पूर्व अनुभव प्रतिमा होती है उसमें हम कुछ नवीनता उत्पन्न कर देते हैं। यानी जो हमारे पूर्व अनुभव से प्रतिमा बनती थी उत्पादक कल्पना में, उसमें कुछ नया अगर हम जोड़ दे तो वो कौन सी हो जाएगी, उत्पादक कल्पना हो जाएगी। यानी हमने उसमें कुछ नया उत्पादन किया तो वो क्या है, उत्पादक कल्पना। फिर है सृजनात्मक कल्पना। इसमें क्या होगा कि अभौतिक वस्तुओं की रचना के लिए किया जाता है। अब अभौतिक वस्तुएं क्या होती हैं, जैसे कोई कविता है, कोई नाटक है, कोई गाना है, ये क्या होती है, सारी अभौतिक वस्तुएं होती हैं। इन सभी का अध्ययन किस में करेंगे, सृजनात्मक कल्पना में। यानी जितनी भी कविताएं हैं, नाटक हैं, वो सारी क्या है, अभौतिक वस्तुएं हैं और उनका अध्ययन करेंगे सृजनात्मक कल्पना में। तो ये था मैकडूगल के आधार पर वर्गीकरण। अब किसके आधार पर पढ़ेंगे हम, ड्रेसर का वर्गीकरण। जो ड्रेसर है उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। इन्होंने क्या कहा कि जो कल्पना है उसका शिक्षा में महत्व बताया। जो कल्पना का शिक्षा में महत्व, यानी कल्पना का शिक्षा के अंदर क्या महत्व होता है, ये किसने बताया, ड्रेसर ने बताया कि हमारी शिक्षा जो होती है उसमें कल्पना किस प्रकार से अपना योगदान देती है। तो पहले परिभाषा दी B.N. झा। इन्होंने कहा कि विद्यालय कार्य का उद्देश्य केवल बालकों को कल्पना का विकास करना
नहीं है, बल्कि उन्हें उचित दिशा प्रदान करना है। जैसे ये है बी एन झा, इन्होंने क्या कहा कि जो विद्यालय होता है यानी जो स्कूल होता है उसका उद्देश्य केवल कल्पना का विकास करना नहीं है, केवल कल्पना का विकास करना नहीं है, बल्कि बच्चों को उचित दिशा प्रदान करना। यानी सिर्फ कल्पना से कुछ नहीं होता है, बच्चों को उचित दिशा प्रदान करना विद्यालय का क्या है, कर्तव्य है। ये किसने बताया, बी एन झा ने बताया। फिर कल्पना जो है वो बालक को सुदूर देशों के लोगों से संपर्क स्थापित करने की शिक्षा देती है। यानी कि जो सुदूर देश हैं उनसे संपर्क, यानी किसी भी चीज के बारे में अगर पढ़ाया जाता है तो उससे क्या होता है, संपर्क होता है। तो अगर हम देशों के बारे में पढ़ाएंगे तो बच्चे को देशों के बारे में क्या होगी, नॉलेज होगी। इसीलिए इन्होंने कहा कि लोगों से संपर्क स्थापित करने में क्या करती है कल्पना, योगदान देती है। ठीक है। फिर है कल्पना बालक को अपनी अतृप्त इच्छाओं की और अभिलाषाओं को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। यानी जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं तो वो हमारी अतृप्त इच्छाएं, यानी जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हुई है और जो हमारे मन में अभिलाषा है उनको पूर्ण करने की अवसर प्रदान करती है। अब आगे देखो, जो कल्पना है वो हमें दूसरे के सुख दुख और उसकी परिस्थिति, यानी कि कल्पना जो है वो दूसरे के सुख दुख उसकी परिस्थिति में हमें रखने में और उसकी सहायता करने में क्या करती है, मदद करती है। फिर है कल्पना बालक को वर्तमान अनुभवों की सीमा पर कार्य करने की शिक्षा देती है। यानी जो कल्पना होती है वो जो बच्चे के वर्तमान अनुभव होते हैं, यानी वर्तमान में जो भी वह कार्य करता है और उसकी जो भी सीमा होती है उस पर कार्य करने की क्या करती है, अनुमति देती है या फिर शक्ति देती है। कल्पना बालक को अपनी रचनात्मक शक्ति का विकास करने की, यानी बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी की शक्ति होती है उसको पूरा करने की योग्यता कौन प्रदान करती है, कल्पना करती है। फिर है संवेग। अब संवेग हमने पढ़ा कि संवेग कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, ये क्या होते हैं, संवेग होते हैं। अब इसके अंदर कई प्रकार के संवेग बताए गए हैं। जैसे पहला बताया है क्रोध, यानी कि गुस्सा करना, ये क्या है, एक संवेग। एक है वात्सल्य। अब वात्सल्य क्या होता है, वात्सल्य किस प्रकार का संवेग होता है, जो बच्चा होता है ना और बच्चे की माँ होती है, तो माँ का जो बच्चे के प्रति प्रेम होता है उसे क्या कहा जाता है, वात्सल्य कहा जाता है। माँ का बच्चे के प्रति प्रेम, ये कौन सा संवेग होता है, वात्सल्य होता है। फिर है कामुकता, यानी किसी भी काम को करने के लिए उत्सुक, वो क्या होता है, कामुकता। फिर है आत्महीनता। आत्महीनता क्या होती है, यानी कि गलत विचार आना, यानी नेगेटिविटी होती है एक प्रकार की। नेगेटिविटी यानी गलत सोचना। फिर है एकाकीपन।
एकाकीपन क्या होता है कि कुछ को तो क्या होता है, एकांत पसंद होता है, और कुछ क्या करते हैं कि खुद को क्या करते हैं, अकेला महसूस करते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, संवेग होता है। ठीक है। फिर है अधिकार भावना। अब अधिकार भावना क्या होती है कि किसी चीज पर हमारा अधिकार होता है, उसकी हमें क्या होती है, भावना होती है, यानी हक की भावना या फिर अधिकार की भावना। फिर है आमोद। आमोद यानी खुशी। फिर है भय, यानी कि डरना, ये भी क्या है, संवेग। फिर है घृणा। अब घृणा क्या होती है कि नफरत होती है, ये भी एक प्रकार का संवेग पाया जाता है। फिर है करुणा व दुख। करुणा व दुख। अब करुणा का अर्थ क्या होता है कि किसी के प्रति दया आती है, उसे क्या कहते हैं, करुणा। और दुख यानी कि कोई भी संकट, उसे क्या बोलेंगे हम, दुख बोलेंगे। तो किसी के प्रति अगर दया की भावना है तो उसे क्या कहेंगे, करुणा। फिर है आश्चर्य। यानी किसी बात को सुनकर हम चौंक जाते हैं, तो वो क्या होता है, आश्चर्य होता है। फिर है आत्माभिमान। आत्माभिमान का मतलब क्या होता है कि खुद पर भी अभिमान होता है, और हर टाइम क्या होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। एक है आत्महीनता और एक है आत्माभिमान। आत्महीनता का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, उनमें वो संवेग पाया जाता है। और आत्माभिमान का मतलब होता है कि जो पॉजिटिव होते हैं, उनमें आत्माभिमान नाम का संवेग पाया जाता है। फिर है भूख। भूख भी क्या माना गया है, संवेग। फिर है लास्ट कृतिभाव। अब कृतिभाव क्या होता है, कि पूरा दिन जिसके दिमाग में क्या चलता है, क्रिएटिविटी चलती है, यानी कुछ नया बनाने का भाव, उसे क्या कहते हैं, कृतिभाव कहते हैं। ठीक है। फिर है संवेग का शिक्षा में महत्व है, यानी संवेगों का शिक्षा में क्या महत्व होता है। अब देखो, संवेगों का शिक्षा में बहुत सारा महत्व होता है। जैसे बच्चे के संवेग होते हैं, उसको जानकर शिक्षक उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान कर सकता है। ठीक है। फिर इन्होंने जो संवेग पर नियंत्रण की जो विधि होती है, संवेगों पर नियंत्रण की विधि, वो शिक्षक को आनी चाहिए। यानी कोई भी शिक्षक जब कक्षा में पढ़ा रहा है, तो उसे बच्चों के संवेगों पर नियंत्रण करने की विधि आनी चाहिए। फिर शिक्षक बालकों में उचित संवेगों का विकास करके, यानी जो उचित संवेग होते हैं उनका विकास करके रुचि की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। उचित संवेग कौन से होते हैं, यानी कि एक हमने पढ़ा आत्माभिमान, भूख, और कृतिभाव यानी क्रिएटिविटी वाला, और करुणा, आदि सारे संवेगों का विकास करके उनमें रुचियों का निर्माण किया जा सकता है। फिर है जा। इन्होंने क्या बताया कि जो बच्चों के संवेग होते हैं ना,
उन्हें परिष्कृत करके वातावरण के अनुकूल बनाया जा सकता है। ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि जो बालक की मानसिक शक्तियों का मार्ग प्रशस्त करके, यानी जो बालक की क्या होती है, मानसिक शक्तियां होती हैं, उनका विकास करके उन्हें अध्ययन में यानी कि पढ़ाई करने में क्या बनाया जाता है, क्रियाशील बनाया जाता है। क्रियाशील बनाया जाता है। जो भी उनकी जो मानसिक शक्तियां होती हैं, उनका जो टीचर विकास करके उनमें क्या कर सकता है, उन्हें अध्ययन में क्रियाशील बनाया जाता है। फिर है रोस ने क्या बताया कि शिक्षक बालकों में उपयुक्त संवेगों को जागृत करके अपने शिक्षण को सफल बना सकता है। और इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जो गणित का शिक्षक होता है वो बालकों में आश्चर्य का संवेग, यानी जो आश्चर्य का संवेग होता है उसको जागृत करके क्या कर सकता है, रुचि उत्पन्न कर सकता है। ठीक है। फिर है शिक्षक बालकों के संवेगों को जागृत करके पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। अब जो बालकों के संवेग होते हैं यानी कि भय, क्रोध, ईर्ष्या आदि का मार्गीकरण, यानी कि इनकी दिशा बदलकर उन्हें अच्छे कार्य में रुचि लेने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है। फिर है ब्लेयर के अनुसार शिक्षक बालकों में उपयुक्त संवेगों को जागृत करके उनके महान कार्यों को करने की प्रेरणा दे सकते हैं। यानी कि जो भी संवेग है उनको जागृत करके महान कार्य करने की प्रेरणा दे सकते हैं। ये किसने कहा, ब्लेयर ने। फिर रोस ने क्या कहा कि वांछनीय संवेगों का विकास करके, यानी जो भी वांछनीय संवेग होते हैं उनका विकास करके उन्हें कला, साहित्य आदि की ओर प्रेरित किया जाता है। यानी कि कोई भी कला है, कोई साहित्य है, उनकी ओर प्रेरित किया जाता है। अब वांछनीय संवेग कौन कौन से होते हैं, वांछनीय संवेगों में वात्सल्य, कामुकता, फिर है अधिकार भावना, आमोद, करुणा, आत्माभिमान आदि। फिर आगे है वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध। ये तो हमने पीछे पढ़ा था। अब आगे देखो, अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करो। पहला उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन प्रक्रिया का जो सिद्धांत है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो किसी भी चीज को रीड करता है। यानी कि कोई भी चोट लगने पर सबसे पहले क्या होती है, उद्दीपन की क्रिया होती है। ठीक है। तभी हमारे माइंड को क्या मिलता है, संकेत मिलता है और हमें पता चल जाता है। अब उद्दीपन का जो सिद्धांत है वो व्यवहारवादियों ने प्रतिपादित किया। व्यवहारवादियों ने प्रतिपादित किया था।
अब दूसरा जो सिद्धांत है वो शारीरिक सिद्धांत है। अब जो शरीर में परिवर्तन होते हैं, यानी कि शारीरिक जो क्रियाएं होती हैं, उनसे संबंधित सिद्धांत कौन सा है? शारीरिक सिद्धांत। फिर है 3 नंबर मूल प्रवर्त्यात्मक सिद्धांत। मूल प्रवर्त्यात्मक सिद्धांत में क्या है कि मानव व्यवहार जन्मजात मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है। यानी मानव का व्यवहार जन्मजात क्या होता है? मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है। मैकडूगल है, उन्होंने इस सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया। आपको ये नाम ही याद रखना और कुछ याद नहीं रखना कि किस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन से वैज्ञानिक ने किया था। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत का मैकडूगल ने और उद्दीपन वाले का व्यवहारवादियों ने। फिर है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जो चेतन मन होता है और अर्ध चेतन मन होता है, उन दोनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और इस मत को क्या कहा जाता है? सुखवादी कहा जाता है। यानी ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं, एक्टिविटी हैं, जिन्हें करके इंसान को क्या मिलता है? सुख मिलता है। अब इसमें क्या दिया है कि फ्रायड जो है, उन्होंने इस सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया। और जिन कामों से इंसान को सुख प्राप्त होता है वह कार्य वह करता है। जिन कार्यों से सुख की प्राप्ति होती है। अब फ्रायड ने क्या कहा कि सुख की प्राप्ति में यौनेच्छा पर आधारित, यानी यौन संबंध की इच्छा पर आधारित मत है। लेकिन इस मत के विरोध में भी नैतिक आचरण से अभिप्रेरित किया गया कि मनुष्य के जो कार्य सुख नहीं देता है वह भी मनुष्य को करना पड़ता है। ठीक है। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो हमारे नैतिक आचरण से क्या है? अभिप्रेरित हैं। और जिन कार्यों से हमें सुख नहीं मिलता तो भी हमें क्या करने पड़ते हैं? वो कार्य करने पड़ते हैं। अब है ऐच्छिक सिद्धांत। ऐच्छिक सिद्धांत में क्या बताया कि मानव का व्यवहार इच्छा से संचालित होता है। मानव का व्यवहार इच्छा से संचालित होता है। और संवेग इच्छा पर आधारित नहीं होते। यानी जो मानव का व्यवहार है वो इच्छा पर आधारित होता है और संवेग है वो इच्छा पर आधारित नहीं होते हैं। फिर है लेविन का सिद्धांत।
ये तो नाम से पता है कि इनका प्रतिपादन है वो कुर्ट लेविन ने किया। कुर्ट लेविन इसके प्रतिपादक थे, कुर्ट लेविन। और इन्होंने अधिगम के विकास में, अधिगम के विकास में अभिप्रेरणा प्रेरणा का महत्व माना। यानी अधिगम जो सीखने की क्रिया होती है उसमें इन्होंने अभिप्रेरणा का महत्व माना, कुर्ट लेविन ने। फिर देखो भारतीय विद्यालय में व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम की प्रवृत्तियां। व्यक्तिगत शिक्षण जो पहली विधि है वो है प्रोजेक्ट प्रणाली। दूसरी डाल्टन प्रणाली। तीसरी विनेटिका प्रणाली। तीन देखो एक बार। जो पहली है प्रोजेक्ट प्रणाली, उसके अंदर क्या होता है कि शैक्षिक मूल्य की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। शैक्षिक मूल्य की महत्वपूर्ण इकाई होती है। इसके जो संस्थापक थे वो थे किलेट ट्रैपिक। इन्होंने क्या बताया कि शैक्षिक मूल्य की महत्वपूर्ण इकाई होती है प्रोजेक्ट प्रणाली। फिर डाल्टन प्रणाली, इसके प्रणेता कौन थे? मिस एलन। इन्होंने क्या बताया कि प्रयोगशाला के रूप में परिवर्तित किया। इन्होंने जो शैक्षिक विधियां थी उन्हें प्रयोगशाला में परिवर्तित किया। यानी लैब के रूप में क्या किया इन्होंने? विकसित किया। फिर है विनेटिका। अब विनेटिका के जो स्थापक थे वो थे वास्टर्न। इन्होंने क्या किया कि योजना को क्रियान्वित किया और व्यक्तिगत भेदों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की योजना के इस प्रणाली के अनुसार बनाई कि पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान दिया। पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान दिया। फिर है डेक्रोली प्रणाली। जो डेक्रोली प्रणाली है इसके संस्थापक हैं बेल्जियम के
शिक्षा शास्त्री ओविड डैक्रोली, शिक्षा शास्त्री ओविड डैक्रोली। यानी ये प्रणाली बेल्जियम से ली गई और इसके संस्थापक कौन थे? जो शिक्षा शास्त्री थे ओविड डैक्रोली। फिर इन्होंने क्या कहा कि बालकों को विद्यालय में घर जैसी स्वतंत्रता प्राप्त रहती है और मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षा दी जाती है। फिर है किंडरगार्टन, इन्हें बच्चों का उद्यान भी कहा जाता है। इसके जो संस्थापक थे वो थे फ्रोबेल। फिर है 6 नंबर लास्ट, मॉन्टेसरी प्रणाली। इसके अंदर क्या होता है कि जो सुविधाहीन बालक है उनको शिक्षा दी जाती है, यानी जिनके पास सुविधा नहीं होती है उन बालकों को शिक्षा दी जाती है। जैसे कि अनाथ बच्चे हैं या फिर कोई गरीब बच्चा है उनको शिक्षा दी जाती है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे? 7th चैप्टर करेंगे जिसमें शिक्षण की विशेष विधियों के बारे में चर्चा करेंगे।